प्रणाम, नमस्कार। अ, आज का दिन बहुत पावन है, बहुत ही पावन है और जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत दिनों से हम लोग इस पे परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लगातार जो है हमारी तरफ से सूचना दी जा रही है कि हम लोग सब इसको जो है जानकी नवमी के दिन बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रहे हैं। समय बहुत कठिन है, समय बहुत कठिन है और उन सब के बीच में ये हौसला रखना, ये हिम्मत रखना और बात करना अपने आप में जब एक चुनौती हो, एक लग रहा हो कि एक चुनौती हो, तो उस समय में जानकी के प्रकट होने के उत्सव को हम कैसे मनाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों मनाते हैं? यह भी एक सवाल है। सवाल यह भी है कि जानकी हमारे लिए कितना मायने रखती हैं? जानकी हमारे लिए क्या हैं? और जानकी के प्रकट होने के उत्सव को क्यों मनाया जाए? ये सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच में हमने बात करने का हौसला किया है, अपनी तरफ से बात करने का, अपनी बातों को कहने का हौसला किया है, आपकी बातों को सुनने का भी हौसला किया है। बहुत कठिन समय है, लेकिन जानकी ही कहती हैं, आदिशक्ति जानकी कहती हैं, यह समय भी बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा, देयर विल बी अ बेटर टुमारो। जब शक्ति जो है हमारे साथ है, हमारी आत्मशक्ति के तौर पे, हमारी मानस की शक्ति के तौर पे हमारे साथ हैं, तो उस आदि शक्ति को सबसे पहले बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत नमन, हृदय से नमन। आप सबकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से भी। अब सवाल ये उठता है, जितने सवाल मैंने किए कि जानकी उत्सव क्यों मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, उत्सव को मनाने का तरीका क्या होता है? क्या जानकी परंपरा में परंपरागत तौर पर हमारे साथ हैं, परंपरा से हमारे साथ हैं, जानकी क्या है? इन सबको समझे बगैर क्या जानकी का उत्सव, उनके प्रकट होने का उत्सव क्या मनाया जा सकता है? सवाल यह भी है। तो सबसे पहला काम है मेरे ख्याल से जानकी को समझना कि जानकी हैं क्या और जानकी हैं कौन? क्या हम सब जानकी हैं? क्या हम सबके भीतर थोड़ी-थोड़ी जानकी हैं? क्या जानकी जो है वो सिर्फ शक्ति है, संबल है, शील है, संबंधों को प्रत्येक संबंध में जिस तरीके से कहते हैं परफेक्टली साथ आ जाती हैं, उसको बहुत खूबसूरती से निभाते हुए त्याग की मूर्ति जो है, क्या जानकी सिर्फ वही है या जानकी इसके इतर भी बहुत कुछ है? क्या जानकी वो सीमेंटिंग एजेंट है जो समाज के अलग-अलग धड़ों को एक साथ बैठने की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, एक ऐसा स्पेस दे सकती हैं जहां हम सब बैठ करके उनके इर्द-गिर्द, उनकी छाया में, उनकी आंचल में बैठकर बातें कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उनके आयाम हैं। इन सब के बीच में हमारा मानना है कि जानकी एक सूत्र है। जानकी एक ऐसा सूत्र है जो ट्रेडिशन के, जो परंपरा के अंदरूनी या आंतरिक यात्रा के साथ-साथ जो आधुनिकता का एक बाह्य यात्रा है, उस दोनों के बीच में, उस अंदरूनी यात्रा और उस बाह्य यात्रा के बीच में एक स्पेस है, एक बहुत खूबसूरत स्पेस है, जहां वो कहती हैं, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, शील रखो, त्याग करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति, सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है। तो जानकी बहुत कुछ है और आज हमारे पास इन सारी बातों को बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, कुछ परंपरागत हैं, कुछ आधुनिक धारा से हैं। उन सबको सुनना जो है अपने आप में जानकी को एक तरीके से कह सकते हैं कि जानकी को सेलिब्रेट करना होगा, जानकी को समझना होगा। तो आइए जानकी को समझते हैं। आज हमारे साथ हैं आराधना, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम और मसी इंक की तरफ से जो यह आयोजन किया जा रहा है आज की जानकी नवमी का, उसमें जो हमारी सह आयोजिका है आराधना का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी बातें कहें। आप सबको प्रणाम और सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको करना चाहूँगी कि इतने खूबसूरत कार्यक्रम की परिकल्पना में आपने मसी को एक हिस्सा बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सीता को वैसे तो पूरा संसार ही जानता है लगभग, और विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी पूजा भी की जाती है, पर मिथिला में हम उन्हें दो तरह से जानते हैं। एक वो हमारी देवी हैं
जो मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, और एक वो जो घर घर में बेटी के रूप में है मिथिला में, और उनकी परवरिश भी वैसे ही की जाती है जैसे सुकुमारी सीता की जाती थी, या जो उनसे हमने रामायण में या जो किंवदंतियों में और या लोक कथाओं में सुना है, जिस तरह से जिस दुलार से सीता का पालन हुआ था, हर बेटी मिथिला की उसी दुलार से पाली जाती है। और विवाह के समय जो गीत होते हैं मिथिला के, उनमें हमेशा ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि एक जुगल जोड़ी जिसे कहते हैं, वो राम सीता को ही माना जाता है, और सारे जो गीत हैं वो उन्हीं के आसपास वीव किए गए हैं। यहाँ तक कि हर बेटी की विदाई यही कह के होती है कि होई हूँ संतत यही प्यारी, चिर यही बात असीस हमारी। डॉक्टर उषा किरण खान जी ने एक बड़ी सुंदर काव्य रचना लिखी है जिसका नाम है जाई सपहने। जब सीता वनगमन को जा रही थी, मतलब अग्नि परीक्षा के बाद, तो उस समय उनके मन में क्या चल रहा था, उसी में से एक लाइन है कि सिया सुकुमारी हमर लगे छेत बहिनिया, हे मिथिला के नाते। तो एक रिश्ता है सीता जी के साथ हर मैथिल मतलब मिथिलावासी महिला का एक अनजाना सा एक अनाम रिश्ता है सीता के साथ, जिनको वहाँ के लोग आदर्श भी मानते हैं, और एक नारी शक्ति की जो मतलब एक सिंबल मानते हैं, नारी शक्ति की सिंबल उनको मानते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि जैसे विवाह के गीत के बारे में मैंने आपको बताया, सीता को इस तरह से समझना कि स्त्री अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जिस तरह से उन्होंने कठोर फैसले लिए अपने लिए, वो एक अनुकरणीय चीज़ है। और कई तरह के विचार इसके ऊपर हैं, और आज हमारे बीच बहुत सारे विद्वजन हैं जो अपने अपने विचार सीता के आज के परिवेश में सीता का क्या स्थान है, और लोक में हम उनको कैसे जानते हैं, रामायण में हमने उनको कैसे जाना, और नारी शक्ति के क्षेत्र में उनका क्या स्थान है। इन सब बातों के लिए और कुछ सीता सोहर और कुछ और भी खूबसूरत मोमेंट्स के साथ हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है सविता जी के साथ मिलकर। तो आशा है आप सब इसे पसंद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता जी। जी आराधना, मेरे ख्याल से जिस खूबसूरती से आपने ताने बाने को बनाया है और एक आशा दी है कि बड़ा एक सही आपने कहा कि जो मिथिला की एक एक बेटी में, हम में, आप में, सब में, जितने पुरुष हैं, बेटी ही क्यों, सारे पुरुष में जो है वो जानकी का निवास है। तो उस जानकी को नमन, और उस जानकी को मेरे ख्याल से जो हमारी शक्ति का जो स्रोत हैं, उनको पहचानने की चेष्टा जो है वो बेहद एक बड़ा प्रयास कहा जा सकता है, या एक बहुत आंतरिक यात्रा कही जा सकती है कि हम स्वयं अपने भीतर यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत ये she is woven in the fabric of our culture, our very foundation, our tradition, उस फैब्रिक में वो बुनी हुई हैं। तो उनको समझने के लिए आंतरिक यात्रा तो अनिवार्य है। जी जी, तो उसी मेरे ख्याल से वो एक स्पेस देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा स्पेस है जहाँ पे कि आप अपनी परंपरा और जो आप जिस आधुनिकता के बीच में आप रह रहे हैं उसको पाटने का, या उसको समावेश करने का, या उसको सुलझाने का सूत्र कहाँ है। तो मेरे ख्याल से वो सीता में आपको मिलता है। बहुत बड़ी बात है जब पूरी दुनिया इतनी कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई हो, इतने संकट से भरी हुई हो, जहाँ हर छोटा छोटा बात जो है वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाता हो। एक ऐसा सूत्र बेहद आवश्यक है जहाँ हम अपने सारी कॉन्फ्लिक्ट को भूल करके और या फिर साथ मिलके बैठ पाएं और उसको समझ पाएं। आज हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे एक बहुत बड़े सन्यासी हैं अभी जिनकी वेदांत पे बहुत बड़ी पकड़ है,
और बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। वो सीता को कैसे समझते हैं? वेदांत में, मीमांसा में आखिरकार सीता को कैसा समझा जा रहा है? उन पे उपनिषद लिखा जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि उपनिषद जब लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इन सारे प्रश्नों के बीच में जूझती सीता जो है वो क्या मायने रखती हैं, क्या बताती हैं? सबके लिए हमारे साथ जो है ऋषिकेश से स्वामी चैतन्य जी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, और वो हमें बताएंगे कि आखिरकार सीता पर जो है किस तरीके का मत जो है वो वेदांत की धारा में बन रहा है। हम सब उनका स्वागत करते हैं, और हम थोड़ा सा आराधना जी से आग्रह करेंगे कि आप लाइनअप जो है, आप आज क्या किन किन फूलों से आपने अपनी डाली को सजाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की चेष्टा करेंगी। जी जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सबसे पहले श्री राम माधव जी। राम माधव जी के नाम से तो हम सब परिचित हैं। इंडियन पॉलिटिशियन है, ऑथर है, थिंकर हैं। तो उनका जो है उनकी क्या राय है, और उन्होंने काफी काम किया है सीता के ऊपर। तो वो किस निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंचा जा सकता, बट वेयर हैज ही रीच्ड इन हिज जर्नी, सो ही विल शेयर दैट विद अस। उसके बाद प्रोफेसर अरविंद शर्मा हैं जो कि बहुत ही जाने माने वेदांत के ज्ञाता हैं, और जो अभी मेरे कनाडा में है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में प्रोफेसर हैं कंपैरेटिव रिलीजन के। तो वो आएंगे और वो अपना जो टॉक है वो जो आप अभी कह रही हैं, जिसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस स्वामी जी देने वाले हैं, उसी को इलैबोरेटली वेदांत में उनका स्थान जो है वो बताएंगे। हमारा एक सेशन है अपनी अपनी सीता, जिसमें अनामिका जी हैं और मिस खातून है। उनका पूरा नाम मैं बताती हूँ, सलमा खातून है, जो कि नेपाल से जुड़ेंगी हम लोगों के साथ। और इसमें अनामिका जी का भी एक जिस किताब पे काम चल रहा है वो भी सीता के ऊपर एक बृहद काम है, जो पूरा होगा तो हम लोग सब उसके इंतजार में हैं कि हम एक नए दृष्टिकोण से सीता को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उनके साथ ये सलमा खातून साहिबा हैं जो बातचीत करेंगी, और इसका मॉडरेशन हमारी सविता जी करेंगी। और उसके बाद हमारा एक सेशन है जानकी एंड इटर्नल जर्नी, जिसमें हमारे साथ 3 वक्ता होंगे। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी, जिनको आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़े और मशहूर कवि भी हैं, लेखक भी हैं। और संजय पासवान जी होंगे, जो कि एक पॉलिटिशियन है और एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। और उनके साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो कि IGNCA के अभी चेयरपर्सन है। तो ये 3 होंगे, और मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं उनके साथ उन तीनों के साथ बातचीत में रहूं। और उसके बाद हमारा एक सेशन और है, जो कि एक मिनट में बताती हूँ। हमारा एक सेशन है इसके बाद सिंगिंग सीता, जिसमें सीता का एक सोहर जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको प्रस्तुत करेंगी सुश्री सुष्मिता झा जी। और सोहर का नाम जब हम सुनते हैं तो या तो वो कृष्ण सोहर होता है या फिर वो राम सोहर होता है। हाँ, सीता सोहर बहुत रीसेंट टाइम में लिखना शुरू किया गया है, जिसमें हमारी आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान जी ने भी पहल की है। उन्होंने और उन्हीं का लिखा सीता सोहर आज उन्हीं का लिखा। जी। एक और भोजपुरी में बहुत सुंदर सोहर है, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ था। और उनके गाने के बाद हमारा एक छोटा सा डांस प्रोग्राम का वीडियो है, जो कि जनकपुर में जानकी नवमी के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था। जी। तो वो है। और उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। सत्या जी जुड़ गए हैं, तो चलिए। बहुत शानदार लाइनअप है आपका जी।